हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। और ये जो है HPSC के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय का, उसी के अंतर्गत ये यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आता है। और यूनिट नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके अंतर्गत जितनी भी क्लासेस बनती थी वो सारी मैंने आप जब प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो। और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और उसके अंतर्गत मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं, HPSC ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग सारी क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो यूनिट नंबर 6 शुरू कर रहे हैं हम। और इसके अंतर्गत 2-3 क्लासेस यूनिट 6 की मैं ले चुकी हूँ। जैसे कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास था वो सारा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा लाला श्रीनिवास का, और ये भी मैंने पढ़ा दिया है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आपके 10 उपन्यास दिए गए हैं। 10 या नहीं, सॉरी 12 हैं। 12 या 13 के आसपास उपन्यास हैं। 12 है या 13 एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ये उपन्यास है जिनमें से 2 उपन्यास हम कर चुके हैं और आज तीसरा उपन्यास हम पढ़ेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है का जो टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम, फिर इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रही हैं तो आप मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं जो प्रतिदिन की वीडियो डालती हूँ वो वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी वीडियो किसके संदर्भ में पढ़नी है। तो अलग अलग वीडियो आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और पर डे की वीडियो अगर आपको चेक करनी है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से आप टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। शुरुआत करते हैं बिना समय जाया किए हुए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा। अब बाणभट्ट कौन था, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी की जब बात करूं तो हर्षचरित्र नाम का एक राजा था और इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ज़्यादातर ये बाणभट्ट की आत्मकथा के ऊपर ही डिपेंड है, निर्भर है, निर्धारित है, मतलब ये उसके ऊपर लिखा गया उपन्यास है। तो क्या कुछ इस उपन्यास में है और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं तो उसे हम पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। थोड़ी सी अगर आपको इतिहास के ज्ञान होगा तो उसमें एक हर्षवर्धन काल आता है, और हर्षवर्धन काल जो है इसका नामकरण हर्षचरित के आधार पर रखा गया था। और हर्षवर्धन के नाम पर ही रखा गया था। हर्षवर्धन काल हर्षवर्धन के नाम पर ही रखा गया था। और हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और इन्हीं की आत्मकथा लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आप समझ गए होंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो कहानी है इस उपन्यास की वो कहाँ से ली गई है, तो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा को ऐतिहासिक उपन्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उपन्यास की जो कथा है वो हर्षवर्धन काल से ली गई है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। यानी कि जो उपन्यास है ये है तो एक ऐतिहासिक उपन्यास की इसे संज्ञा देते हैं, लेकिन ये जो उपन्यास है ये आत्मकथानक शैली में लिखा गया है। तो ध्यान रखना है, इसकी जो शैली है आत्मकथानक है, ठीक है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त, देखो शुरू में पढ़ना, जब इस उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या पढ़ा रही है,
तो भाई इस वीडियो में हम इस उपन्यास के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे, जैसे कि इस उपन्यास की कथा वस्तु, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसके पात्र और ये कितने खंडों में विभाजित है, ये सारा आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर बात करूँ पर्टिकुलर इस उपन्यास को पढ़ने की, तो लगभग 611 के आसपास इसमें पेजेस हैं। अगर 611 पेजेस हम पढ़ने लगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन पहले मैं स्क्रीनिंग के लिहाज से आपकी तैयारी करवा रही हूँ। जब सब्जेक्टिव पेपर का टाइम आएगा तो मैं इसे डिटेल से भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो तब तक हम स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप देखते रहिए। और अब जो है व्यूज़ बहुत ही कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन्होंने यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत तो काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, लेकिन यूनिट 6 में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर फिर आप ये चाहते हैं कि यूनिट नंबर 6 न पढ़ाकर मैं कुछ और पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन, मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक बूढ़ी औरत है, महिला है, उसका नाम है मिस कैथरीन, से प्राप्त, मतलब इस मिस कैथरीन से प्राप्त एक पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, अब व्योमकेश शास्त्री किसका नाम है? हजारी प्रसाद जी का छद्म नाम है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद जी का जो छद्म नाम था वो क्या था? व्योमकेश शास्त्री, ठीक है। और व्योमकेश शास्त्री ने ये उपन्यास लिखा। मतलब जब इस उपन्यास की शुरुआत में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक महिला द्वारा लिखी गई कोई एक पांडुलिपि है, और वो महिला कौन है? मिस कैथरीन। ऐसा कुछ पता चलता है कि ये उपन्यास वहाँ से लेकर लिखा गया है, लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। आपको पता है कि कोई भी रचना हो उसमें कल्पना का सम्मिश्रण तो होता ही है। तो जब उपन्यास को हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें अंत में इस बात का पता चलता है कि मिस जो कैथरीन है वो एक काल्पनिक इसका पात्र है, और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में ये उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। यानी कि बात करें कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये उपन्यास, इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है। मिश्रण करके ही इस उपन्यास को लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास क्यों कहा है? क्योंकि ये राजा हर्षवर्धन काल से जुड़ा हुआ है। उपन्यास में 7वीं शती की हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं मतलब जिससे जो उस समय का जो शासन था वो काफ़ी नाराज था, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, ठीक है। तो उपन्यास में क्या दर्शाया गया है कि 7वीं शती का जो हर्षकालीन जो स्थितियां थी उस समय, उन सभी को इस उपन्यास के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, से सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यानी कि इस उपन्यास की कथा वस्तु का हम बात करें तो ये 7वीं शती के हर्षवर्धन काल से ली गई है, और बाकी इसमें सारा कल्पना का समावेश है। कल्पना द्वारा इस उपन्यास को रचा गया है, गढ़ा गया है। ये उपन्यास हर्षचरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। अब हर्षचरित्र एक संस्कृत का ग्रंथ है, और हर्षचरित्र किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। जब बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था तो हर्षचरित्र में कुछ अच्छा ही मिला होगा जो हर्षवर्धन के काल में घटित हुआ था, और उसी को आधार बनाकर ये उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। अब इसके पात्र देख लेते हैं। सबसे प्रमुख पात्र, सबसे पहले हम मुख्य पात्रों की बात करेंगे, और इस उपन्यास का एक पात्र एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्रमुख पात्र है बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी, ठीक है। भट्टिनी, ये 3 प्रमुख पात्र हैं, ध्यान रखना है। तीनों प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, भट्टिनी, दोनों नाम से एक जैसे मिलते जुलते हैं, बाणभट्ट और भट्टिनी। और बाणभट्ट और भट्टिनी, यानी कि बाणभट्ट है एक आदमी और एक उसकी फ्रेंड निपुणिका है और एक भट्टिनी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि तीनों पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर बाणभट्ट आपसे पात्र पूछते हैं तो आप सीधा ही बता दोगे कि उपन्यास के नाम से ही पता चल रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास का है।
लेकिन बात आती है निपुणिका और इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और भट्टिनी, ये दोनों पात्र भी इसी उपन्यास के हैं। अब बाण भट्ट का क्या किरदार है, क्या कुछ इस उपन्यास के अंतर्गत है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन का राज पंडित, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हर्षवर्धन का राज कवि था। हर्षवर्धन का राज पंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी, मृदु होता है कोमल, मृदुभाषी, कोमल भाषा बोलने वाला है, और यह उपन्यास का नायक भी है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास है, इसका नायक है बाण भट्ट, जो मृदुभाषी है, सभ्य है, शिष्ट है, राज पंडित है। बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाण भट्ट का वास्तविक नाम, बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास में बाण भट्ट का वास्तविक नाम क्या था, तो दक्ष भट्ट था, और नारी का सम्मान करता था। तो ये सारी इसकी विशेषताएं बताई हैं इसके चरित्र की, ठीक है। निपुणिका कौन है, तो निम्न श्रेणी की विधवा जो बाण भट्ट से प्रेम करती है, यानी कि भाई ये सच में इसकी प्रेमिका है, बाण भट्ट की प्रेमिका है निपुणिका, और ये एक विधवा है, निम्न श्रेणी की है, जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। ये बाण की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है, मतलब ये पान की दुकान चलाती है बाद में, और जो बाण भट्ट की जो नाटक मंडली थी उसकी एक पात्र भी थी ये, ठीक है, और ये बाण भट्ट से प्रेम भी करती है। अगली जो पात्र है वो है भट्टिनी, और भट्टिनी एक राजकन्या है। देखो दोनों में अंतर समझना, ये एक निम्न श्रेणी की विधवा है जो बाण भट्ट से प्रेम करती है, लेकिन जो भट्टिनी है वो राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, HPSC ऐसे ही प्रश्न पूछती है कि भट्टिनी किसकी पुत्री थी, तो भट्टिनी तुवर मिलिंद की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है, ठीक है। भट्टिनी जब राजकन्या ही होती थी, आपको पता है अधिकतर जो नाटक या उपन्यास थे ऐसे ही हैं पहले के, जिसमें जो मुख्य नायिका होती है उसका अपहरण हो जाता था, तो इसका अपहरण होना और इसका छुड़वाना इस नाटक के केंद्र में है, ठीक है। अब इसके मुख्य पात्र हमने 3 की बात करी, तो सबसे पहले बाण भट्ट, उसके बाद बाण भट्ट के बाद एक निपुणिका आ जाएगी जो निम्न श्रेणी की निपुणिका, और तीसरी है भट्टिनी। तो याद रखना है भट्टिनी जो है एक राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है, और जो निपुणिका है वो निम्न श्रेणी की विधवा है और बाण भट्ट से प्रेम करती है और बाद में पान की दुकान चलाती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद कुछ गौण पात्र आते हैं। गौण पात्र का अर्थ है कि इस उपन्यास में उनकी कम भूमिका है। वो कौन कौन से पात्र हैं, तो एक तो अघोर भैरव यानी कि वाम मार्गी साधक है ये, और लोरिक देव, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार पात्र में। ये भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है, और सुगत भद बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है, और महामाया ये ग्रह वर्मा की रानी है, और सुचरिता ये उपकथा के नायिका है। और अन्य कौन कौन से हैं, जैसे हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद और राजश्री। तो ध्यान रखना है, राजश्री, हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा और तुवर मिलिंद ये अन्य पात्र हैं इसके। लेकिन सुचरिता कौन है, ये उपकथा की नायिका है। इसके अंतर्गत एक उपकथा होगी और उसकी नायिका है सुचरिता। और महामाया कौन है, ग्रह वर्मा, भाई ग्रह के अंदर किसका राज चलता है, माया का, तो ग्रह वर्मा की रानी है ये। और सुगत भद, भगत से आप भगत ले लें कि जो सुगत भक्त हैं, जो सीधे सीधे भद हैं, वो बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य हैं। ट्रिक बता रही हूँ मैं ये आपको। और जो लोरिक देव है वो भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। अघोर भैरव कौन है, ये वाम मार्गी साधक है। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, ज़्यादातर मुख्य पात्र पूछे जाते हैं, बाण भट्ट, निपुणिका और भट्टिनी। और सुचरिता कौन है, उपकथा की नायिका, महामाया ग्रह वर्मा की रानी। तो ये 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी कथा का सार क्या है। प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। ये उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। तो ये बात मैंने अभी तक शायद 3-4 बार बता दी है।
बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास है, इस उपन्यास को जो आधार है वो बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरित नामक ग्रंथ है वह है। और उस हर्षचरित के अंतर्गत बाणभट्ट ने सारा हर्षवर्धन के बारे में बताया है, उसके शासनकाल के बारे में बताया है, हर्षवर्धन के समय में समाज में कैसा माहौल था, कैसी परिस्थितियां थी, समाज की क्या स्थिति थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का, यानी कि हर्ष के काल में जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, संस्कृति थी वो कैसी थी, तो उस सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है और उपन्यास का उद्देश्य बाणभट्ट याद रखना है कि ये जो उपन्यास है ये कितने उच्छ्वास कहें चाहे अध्याय कहें तो कितने यहाँ पर उच्छ्वास नाम लिया गया है, कहीं पर सर्ग लेते हैं, कई अध्याय लेते हैं, कई प्रकरण लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो उपन्यास है ये 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य बाणभट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युग के संदर्भों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करता है। मैंने बता दिया ना आपको, इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य कि जो बाणभट्ट था, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था और हर्षवर्धन के समय में जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उन सभी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो इस उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है, नारी चेतना के बारे में भी मिलता है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है, जैसा कि शुरू में ही बताया था जब हमने बाणभट्ट के पात्र पढ़ रहे थे। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के स्त्री संबंधी विचारों को भी समझते हैं। निडनिया का मतलब निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। देखो, हजारी प्रसाद जैसे ही बाणभट्ट तो स्त्रियों का सम्मान करता ही करता था, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इस उपन्यास के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नज़रों में स्त्री का कितना सम्मान था। जैसे कि ये एक निम्न श्रेणी निपुणिका जो थी, एक निम्न श्रेणी की विधवा थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं बाणभट्ट ये सोचता है, ठीक है, बाणभट्ट ये सोचता है कि साधारण, तब देखो बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो बाणभट्ट की जो सोच थी उसे ही तो प्रेजेंट किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो कह रहा है कि निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात, आपको पता है कि निपुणिका कौन थी, ये जो बाणभट्ट की एक नाटक मंडली थी उसकी भी एक पात्र थी। जब बाणभट्ट उसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है ये बात कि जब बाणभट्ट जी का विचार देखिए कि स्त्री के प्रति, कि जब भट्ट जी निपुणिका को अपनी नाटक मंडली में भर्ती करते हैं तो वो ये सोचता है कि साधारणतः समाज जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा मानता है कि ये तो निम्न श्रेणी की है, ये विधवा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं या बाणभट्ट सोचता है कि ये समाज ये भूल जाता है कि उस स्त्री के अंदर भी एक दैवी शक्ति होती है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और बाणभट्ट जी कहते हैं कि मैं नहीं भूलता, लेकिन ये समाज भूल जाता है। चाहे कोई भी स्त्री, चाहे वो निम्न श्रेणी की हो, चाहे उच्च श्रेणी की हो, चाहे विधवा हो, चाहे सधवा हो, सभी के अंदर एक दैवी शक्ति का वास होता है। तो ये बात बाणभट्ट कहता है, आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। आगे भट्ट जी कहते हैं, भट्ट मतलब बाणभट्ट जी कहते हैं कि मैं स्त्री शरीर को एक देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसी कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में। और हर्षवर्धन के समय जो हम कथा वस्तु पढ़ रहे हैं इसकी, तो आपको ध्यान से इसे समझते चलना है।
हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। पहला तो स्त्री के बारे में बताया गया, दूसरा ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को यहाँ पर दिखाया गया है कि हर्षवर्धन बौद्ध था। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। मतलब जो हर्षवर्धन था ना, उसके समय की अगर धार्मिक परिस्थितियां देखें तो उस समय कुछ लोगों में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के अंदर टकराव था, लेकिन हर्षवर्धन की ऐसी सोच थी कि वो दोनों को संरक्षण देता था, ब्राह्मणों को भी संरक्षण देता था, क्योंकि हर्षवर्धन खुद जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है। और दोनों में समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करने का हिमायती था ना। वो बौद्ध, ये नहीं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को ज्यादा मानता था तो ब्राह्मणों की उपेक्षा करता था, ऐसी बात नहीं है। दोनों में सामंजस्य बिठा कर चलता था। सन 1946 ईस्वी में लिखा ये उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है। मतलब इस उपन्यास के अंतर्गत किस धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के अंदर मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाण भट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भट्टिनी को बचाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। ये तो वराह की मूर्ति है, अगर नदी में ये डूब भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वह भट्टिनी है, एक स्त्री है, जीती जागती एक स्त्री है, प्राण है उसके अंतर्गत, तो वह भट्टिनी को बचाता है। इससे हमें पता चलता है कि इस उपन्यास का जो प्रमुख धर्म है वो मानव धर्म है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये बाण भट्ट नामक जो उपन्यास है इसको कितने भागों में बांटा और किसने बांटा। तो जो रमेश कुंतल मेघ है उसने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर इस उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा। कौन सा? पहला चरण, पहला देख लेते हैं। तो इसमें पहले चरण में किसकी चर्चा की गई है? स्थानेश्वर में। ये स्थानेश्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट। ये स्थानेश्वर शायद अपना ये जो कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब हमने हरियाणा जी की जब पढ़ी थी तो स्थानेश्वर ये हरियाणा में ही है। और स्थानेश्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की भेंट होती है, जहाँ निपुणिका बाण भट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, वहां से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा ले आता है। तो पहले चरण में किसकी चर्चा की गई है? स्थानेश्वर नामक जगह की, क्योंकि इसको 5 भागों में बांटा है और भौगोलिक मात्राओं के आधार पर, भूगोल मतलब ज्योग्राफिकल आधार पर बांटा है। तो पहला वह स्थान है स्थानेश्वर, जहाँ पर दोनों मिलते हैं बाण भट्ट और निपुणिका कहती है, बाण भट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी जो है वो बंदिनी है। भट्टिनी हमने तीसरा पात्र पढ़ा था ना, एक तो बाण भट्ट, एक निपुणिका और एक भट्टिनी। तो बाण भट्ट को निपुणिका बताती है कि भट्टिनी राजकुल में बंद है, वहां से उसे किसी तरह आप निकलवा लो। और फिर बाण भट्ट क्या करता है? स्त्री का वेश बनाकर जाता है और भट्टिनी को वहां से छुड़ा ले आता है। दूसरे चरण में क्या कहा गया है कि इसके बाद बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। लोरिक देव मैंने बताया था ना, बौद्ध भिक्षु, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे जब हमने पात्र पढ़े थे तो ध्यान रखना है, पहले चरण में निपुणिका और उसका बाण भट्ट का मिलन होता है और भट्टिनी के बारे में बताती है कि वो राजकुल में बंदी है। तो बाण भट्ट क्या करता है? राजकुल से उसे निकाल लाता है और निकाल कर जब दोनों को, भट्टिनी और निपुणिका को, दोनों को साथ लेकर जब बाण भट्ट गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि उसके नाव पर डाकू हमला कर देते हैं, लेकिन वहां से भी ये दोनों को बचा लेता है और फिर कहां पर ले जाता है? लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पर पहुंचा देता है। तीसरा चरण में क्या आता है? उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है, यानी कि लोरिक देव के घर छोड़ देता है दोनों को
और हर्ष के दरबार में आता है। वह अपनी प्रज्ञा मतलब अपनी बुद्धि के बल पर वह राज कवि नियुक्त होता है। फिर तीसरे चरण में आता है, ये कहाँ पर पहुंच जाता है, बाणभट्ट कहाँ पर पहुंच जाता है, हर्ष के दरबार में पहुंच जाता है और वहां अपनी बुद्धि के आधार पर वह राज कवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानेश्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। ठीक है। और अगला जो चौथा चरण है, इसमें क्या कहा गया है कि यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, मतलब जो आमंत्रण उसने भेजा था उसकी रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवा चरण है हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहाँ रत्नावली वाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को त्वर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। ठीक है, त्वर मिलिंद की बेटी थी ये। ठीक है, भट्टिनी, तो भट्टिनी को वहाँ पर पहुँचाने के लिए ले जाता है और मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। रत्नावली वाटिका, रत्नावली भी एक नाटक था ना, ये रत्नावली नाटिका का मंचन होता है और उस मंचन के सारे पात्र होते हैं और उस रंगमंच पर निपुणिका की हत्या हो जाती है और ये जो भट्टिनी थी इसको त्वर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने के लिए बाणभट्ट ले जाता है। तो ये 5 थे। देखो, जिसको थोड़ी सी इतिहास की नॉलेज है तो वो इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो ये कुछ इसकी कथा सार थी और अंत में क्या रह गया था, कुछ प्रमुख उद्धरण का मतलब है कथन, कि इस पूरे उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो आप सभी से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो किस प्रकार के उद्धरण पूछे जा सकते हैं, तो वो मुख्य मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि पूरा उपन्यास तो मैंने बताया 600 के आसपास पेजेस का है और उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कुछ प्रमुख कथन हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, इनको देख लेते हैं। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। तो ये उद्धरण इसी का है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है कि ये किसके द्वारा है, और जब तक इस उपन्यास को हम पढ़ नहीं लेते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि ये किसका है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऐसे पूछ सकती हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये कौन से उपन्यास की हैं। ठीक है, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये भट्ट के विचार हैं, बाणभट्ट ने बोला था। तो कथा वस्तु पढ़ने का यही मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा उससे समझ में आ जाता है कि किसके कौन से उपन्यास की बातचीत हो रही है। तो ये भट्ट ने कहा था कि जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, ये बात लोग भूल जाते हैं। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, तो ये भी शायद बाणभट्ट का ही कथन है। और उसके बाद अच्छा, इसी में नहीं दे रखा था, बाकी तो यहाँ पर सबके दे रखे हैं कि ये किसका है, किसका कथन है। ठीक है, यहाँ पर सभी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है और बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ये उपयुक्त सभी यानी कि दोनों कथन है ये बाणभट्ट के द्वारा कहे गए हैं। और आपको पता है कि स्त्री के बारे में अगर कोई पंक्ति कही गई है तो ये काफ़ी आदर और सम्मान करते थे स्त्रियों का, बाणभट्ट जो हैं, तो बाणभट्ट ने कही होंगी। और चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, यानी कि मनुष्य को जब चिंता होती है तो वो अंधा हो जाता है। और बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है, मौन होता है। बुद्धिमान की नीति होती है कि वह मौन होता है। तो ये दोनों उपयुक्त बातें कथन किसके हैं, बाणभट्ट के हैं। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख बातें हैं और ये आचार्य पाद द्वारा कहा गया कथन है जो इसका एक निम्न पात्र है। अब देखना तर्क का मतलब क्या है। देखो, जब हम कभी बातचीत करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है तो वहाँ तर्क वितर्क होता है, और जब तर्क वितर्क आपस में शुरू हो जाते हैं
तो वहाँ से द्वेष मतलब ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है, लड़ाई बढ़ती चल जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि वह हिंसा का रूप लेती है। और हिंसा जब होती है तो मनुष्य का विध्वंस होता है, क्योंकि जब हिंसा होगी तो एक दूसरे को मार काट पर उतारू हो जाएंगे, और उतारू हो जाएंगे तो फिर मनुष्य का विध्वंस यानी कि नाश होता है। तो ये जो कथन है ये आचार्य पाद का है और काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर। ये बाबा मतलब ये बाणभट्ट ही है, ठीक है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। तो ये भी बाबा के ही विचार हैं सारे, ठीक है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोमुख। मतलब पुरुष के मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, लेकिन देखो यहाँ से शुरू से पढ़ें कि इस पुरुष निसंग है, उसे चाहे किसी का साथ ना भी मिले, लेकिन स्त्री आसक्त है, आसक्ति की भावना निहित होती है उसके अंदर। पुरुष निर्द्वंद है, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, द्वंद्वमुखी, लेकिन स्त्री का स्वभाव द्वंद्वमुखी है, उसके मन में जो विचारों का द्वंद्व है वो चलता रहता है। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। मतलब पुरुष स्वतंत्र है लेकिन स्त्री के अंदर बंधन है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। तो ये पंक्ति किसने कही? ये महामाया ने कही। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण कथन है इसका, तो वह है कौन से पे थे हम? स्त्री प्रकृति है वश। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, महामाया द्वारा जो कहा गया था। ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर वह फिर भी अधूरी रह जाती है, ठीक है। स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो ये बात भी, ये कथन भी महामाया का है। और डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। ये किसका कथन है? अघोर भैरव। जो हमने निम्न पात्र पढ़े थे उसमें अघोर भैरव पढ़ा था, वाम मार्गी जो साधक था, इसका कहना है कि हमें इस समाज में किसी से भी नहीं डरना है, ना गुरु से ना मंत्र से। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, ये सुचरिता कहती है, जो इस उपकथा की नायिका है। उपकथा की क्या है? नायिका है। धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। तो ये भी किसने कहा? ये कथन भी महामाया का है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। मतलब स्त्री के दुख, ये बाणभट्ट ने कहा है कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि वो शब्दों से उसका 10वां हिस्सा भी बयान नहीं कर सकती। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। तो ये योगी का कथन है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है। प्रेम एक और अविभाज्य है। तो ये बात निपुणिका ने कही है। निपुणिका का कथन है, दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देता है। प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्तियों पर जान देता है, ये चारुस्मिता कहती है। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है, ये निपुणिका का मतलब अर्थ कथन है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, तो ये बाणभट्ट का है, ये पहले भी आया था, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कथन थे इसके बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के। तो सभी आप देख लें भाई। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर से आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, और आप तैयारी करना चाहते हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।